नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। आज हम करंट अफेयर की क्विक रिवीजन देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा जो भी सहकारिता विभाग में होने वाली है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके सिलेबस में लिखा हुआ है समसामयिक की घटना। तो हो सकता है 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाए, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज जो है वो बढ़ गया है। तो करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके साथ ही ये करंट अफेयर प्रयोगशाला परिचालक और कृषि मंडी में भी आपके लिए काम आएगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा इमेजेस नहीं डाली हूँ, एकदम ज़्यादा पॉइंट करके नहीं लिखी हूँ। जो याद करने लायक है सिर्फ उसी को लिखी हूँ, ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो और हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट याद हो सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान की घोषणा 15 अगस्त 2023 को हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। ये इसमें क्या होगा? प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में यह सम्मान दिया जाएगा। एक श्रेणी नहीं है इसमें, कितने श्रेणी है? 3 श्रेणियां। और 3 श्रेणी क्या क्या है वो देखते हैं। पहला श्रेणी क्या है? पहला श्रेणी में छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे कि गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि में लिखे गए साहित्य के लिए इसमें क्या दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। ये तो रही पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या? हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, पद्य मतलब जो कविता वाली रचना होती है उसके लिए सम्मान दिया जाएगा। और तीसरा श्रेणी क्या है? हिंदी में लिखे गद्य, जो कहानी उपन्यास रहते हैं गद्य, उस रचना के लिए। तो तीनों श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। और इसमें क्या मिलेगा? इसमें 5 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा आप लोग याद रखेंगे 15 अगस्त 2023 को किया गया था। इसके साथ में अब दूसरा देखते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा भी की जाएगी। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कहलाएगा? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, ये अलग अलग स्तरों पर हो रहा था। राजीव युवा मितान क्लब, फिर विकास खंड, जिला, संभाग, उसके बाद करके फिर क्या राज्य स्तर पे, है ना। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़, कुश्ती खेल में केवल 3 खेलों को लिया गया है। और वो 3 खेल कौन कौन सा है? एक लंबी कूद है, एक 100 मीटर दौड़ है, और एक क्या है? कुश्ती खेल। हालांकि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में टोटल कितने खेल है? 16। अभी 16 है, पहले कितने थे? 14। 2 खेलों को नया जोड़ा गया, रस्सी कूद और कुश्ती को, ठीक। और इसमें 3 आयु वर्ग होते हैं, एक 18 वर्ष से नीचे, एक 18 वर्ष से 40 वर्ष और एक 40 से ऊपर वाले। तो इसमें जो 3 खेल होंगे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़, कुश्ती खेल। इसमें जो 18 से 40 आयु वर्ग में जो प्रथम आएगा, फर्स्ट आएगा किसमें? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, उन्हीं को क्या घोषित किया जाएगा? उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। इस उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा भी 15 अगस्त के घोषणा के दौरान की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा खेल में फर्स्ट आने वाले को उत्कृष्ट खिलाड़ी कहा जाएगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को एक और घोषणा किया गया, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया जाएगा। किसको किसको? रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को। इसको कृषि का दर्जा प्रदान करने में फायदा क्या होगा? अगर इसका पालन करना है तो हमको 0% ब्याज दर पर क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा, ठीक है। तो 0% ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। हमको सिर्फ मूल ही चुकाना पड़ेगा, उसमें अलग से ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पालन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। ये जो हमारा जो श्रम मंडल है उसमें जो कार्यरत श्रमिक है उनके लिए पेंशन सहायता योजना का आरंभ किया गया है। इसमें निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु कितनी हो चुकी है? 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, मतलब वो 60 पार हो चुके, ठीक है। और जो 10 साल तक पंजीकृत रहे। कहाँ पंजीकृत रहे? कौन से विभाग में? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो कौन से विभाग में? श्रम मंडल में। श्रम मंडल के अधीन वो 10 साल से क्या हो? पंजीकृत श्रमिक हो और उनकी आयु कितनी हो? 60 वर्ष पूरी हो जाए, तब उनको पेंशन मिलेगा जीवन पर्यंत हर महीने
1500 रुपये मासिक पेंशन, मतलब हर महीने उनको 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा उनके जीवन निर्वाह के लिए, जीवन पर्यंत बोला है, मतलब उनके लास्ट स्टेज तक। और देखते हैं 5वां, स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य में सुराजी ग्राम योजना, सुराजी ग्राम योजना फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके तहत संचालित किए जा रहे 3 गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। तो हो सकता है इसको विकल्प के रूप में दे कि कौन से को सम्मानित नहीं किया गया या किया गया, तो चुनना पड़ेगा ना। पता चला ये 3 का नाम दे रहा है, चौथा अलग से नाम दे रहा है, और क्या बोला, किसको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट गौठान के रूप में चयनित नहीं किया गया या सम्मानित नहीं किया गया। तो चौथा ऑप्शन आएगा इन तीनों को छोड़कर। तो कौन कौन से 3, तो अमलीडीह गौठान राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव का अमलीडीह गौठान, जिला रायपुर का चंदखुरी गौठान, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का हिर्री गौठान। तो ये तीनों गौठानों के नाम हमको याद होने चाहिए। पहला कौन सा, अमलीडीह गौठान, ये कहाँ है, तो राजनांदगांव में। दूसरा कौन सा, चंदखुरी गौठान, ये कहाँ है, तो रायपुर जिले में है। तीसरा कौन सा, हिर्री गौठान, और ये कहाँ पर है, तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अवस्थित है। इन तीनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक आई होप याद हो गया होगा आपको। देखिए ये करंट अफेयर केवल और केवल सहकारिता विभाग के एग्जाम के लिए नहीं है, ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी आपकी उसके लिए सभी के लिए यूजफुल रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6वां क्या है, बस्तर गोंचा पर्व। अब बस्तर में गोंचा पर्व बहुत फेमस है, ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष के द्वितीया को गोंचा पर्व, जो हम लोग नॉर्मली रथ यात्रा जिसको बोलते हैं, बस्तर में उसको गोंचा पर्व बोला जाता है। तो इस वर्ष कब आयोजित हुआ कि ये, तो 4 जून से 28 जून तक आयोजित किया गया। तो कहाँ, तो सिरहा सार भवन जगदलपुर में। गोंचा पर्व में तुपकी और तुपकी से फेंके जाने वाले पेंग, इसका विशेष महत्व होता है। इसमें तुपकी के द्वारा जो आराध्य है उसको क्या दी जाती है, सलामी दी जाती है। तो बस्तर गोंचा पर्व याद रहेगा आपको, 4 जून से 28 जून, सिरहा सार भवन जगदलपुर। नेक्स्ट क्या है, राजीव युवा मितान सम्मेलन 2023। राजीव युवा मितान सम्मेलन 2023 ये कब आयोजित किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को जो युवा मितान क्लब का सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। इसमें अब कौन आया था विशेष अतिथि, तो इसमें विशेष अतिथि आए थे श्री राहुल गांधी जी। इसमें क्या हुआ, पिछले साल अपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, राजीव युवा मितान क्लब है ना, बहुत सारे क्लब बनाए गए थे। टोटल कितना क्लब बनाया गया था, 13,269, ठीक है, 13 to 69 क्लब बनाए गए थे। इस सम्मेलन में इस पूरे में से जो उत्कृष्ट कार्य किए, बहुत अच्छा कार्य किए, उन 5 क्लबों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया मुख्य अतिथि के द्वारा। और इसके साथ ही अभी हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अब जो भी शासकीय सेवा में कार्यरत रहेंगे उनके लिए जो 70%, 80%, 90% स्टाइपेंट वाला जो मतलब काम योजना था उसको क्या किए थे, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब पेमेंट जो है पूरा 100% मिलेगा, नहीं तो परीक्षा अवधि में फर्स्ट साल 70%, सेकेंड 80%, थर्ड में 90%, और उसके बाद पूरा 100% पेमेंट मिलता था। लेकिन अब उसको इसी के दौरान क्या किया गया, समाप्त करने की घोषणा की गई, और 2000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी इसी दौरान प्रदान किया गया था। इसके साथ याद रखने वाला बात क्या है, वायदे से ज्यादा कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजीव युवा सम्मेलन जो 2 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था उसमें किस बुक का विमोचन किया गया, किस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया, तो वायदे से ज्यादा। ठीक है, वायदे से ज्यादा इसका विमोचन किया गया। कब किया गया, तो युवा मितान सम्मेलन में किया गया। ठीक है, अब बहुत ही चर्चे में रहा भेंट मुलाकात। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात तो पिछले साल से कर रहे हैं 2022 से, लेकिन ये कैसे खास हुआ, ये इसलिए खास है क्योंकि इस भेंट मुलाकात में हमारे मुखिया युवाओं से मिलने आए थे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, युवा ही तो सामने आएंगे ना, ठीक, तो उनसे भी मिलना जरूरी है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज युवाओं का है, तो उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जानना जरूरी है, उनकी समस्याओं का फिर समाधान करना जरूरी है। तो हमारे मुखिया ने क्या सोचा कि युवाओं से मिला जाए, तो अब इस भेंट मुलाकात में युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ चालू किया उन्होंने। जबकि भेंट मुलाकात कब से चालू हो गया था, 4 मई 2022 से इसका पहला चरण चालू हो गया था सरगुजा संभाग से। अब
इस बार क्या किया मुखिया जी, पांचों संभाग के मुख्यालय में गए और युवाओं के साथ क्या किया, उन्होंने भेंट किया। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन से जिले में वो कब आए, क्योंकि प्री में पूछा था कि एक बार यहाँ राजनांदगांव में वो भेंट मुलाकात के लिए कब गए थे, एकदम डेट के साथ पूछ दिया था। तो हो सकता है इसमें अगर डेट के साथ पूछ दिया जाए तो कहीं हम फंस ना जाए, इससे अच्छा है कि हम लोग याद कर लेते हैं। अब देखो, पांचों संभाग का नाम सीक्वेंस में, रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, ये तो हो गए संभाग मुख्यालय। अब वहां कब आए, तो एक ठो बस 23 जुलाई वाला है, बाकी सब पूरे क्या है, अगस्त वाले हैं। तो रायपुर में वे भेंट मुलाकात किया युवाओं के साथ 23 जुलाई 2023, 23 करके याद रहेगा। रायपुर में 23 जुलाई 2023, कहाँ, सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित किया गया था ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रायपुर में। कब, 23 जुलाई 2023 को। बिलासपुर में कब आयोजित किया गया, 1 अगस्त 2023 को। ठीक है, पहला 23 रायपुर वाला, फिर 1 अगस्त, 1 के बाद याद रखना 4 अगस्त, 4 के बाद 16, 16 से 32 होना चाहिए था, 32 नहीं है, लेकिन ये क्या है, 22 है, 22 अगस्त। तो 1 अगस्त को कहाँ वो भेंट मुलाकात किया युवाओं के साथ, बिलासपुर में। फिर बिलासपुर के कहाँ, 72 स्टेडियम बिलासपुर। 23 जुलाई 1 अगस्त, रायपुर बिलासपुर हो गया। अब पहुंचे कहाँ हम लोग, दुर्ग पहुंच जाते हैं। दुर्ग में कब, 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को जो जयंती स्टेडियम है भिलाई में अवस्थित, वहां युवाओं के साथ भेंट मुलाकात किए हमारे मुखिया। फिर वो पहुंचे कहाँ, जगदलपुर पहुंच गए, 4 जब 16, ठीक। फिर 16 अगस्त 2023 को कहाँ, जगदलपुर में। जगदलपुर के भी कहाँ, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में। फिर जगदलपुर के बाद लास्ट कौन सा, अंबिकापुर। ठीक है, सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर। अंबिकापुर में कब, तो 22 अगस्त 2023 को। 22 अगस्त 2023, हॉकी स्टेडियम, पीजी कॉलेज ग्राउंड, अंबिकापुर। तो ये पांचों मेरे ख्याल से याद हो जाएगा आप सभी को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रायपुर में वो पहुंचे 23 जुलाई 2023 को। फिर रायपुर से कहाँ गए, बिलासपुर। बिलासपुर में 1 अगस्त 2023, वहां से फिर दुर्ग। दुर्ग में 4 अगस्त 2023, फिर वहां से जगदलपुर। जगदलपुर में कब, 16 अगस्त 2023, फिर जगदलपुर से कहाँ, अंबिकापुर। अंबिकापुर में कब, 22 अगस्त 2023। तो ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ था, इसीलिए ये खास है। ठीक है, नॉर्मल रहता तो एक बार छोड़ भी देते इसको, लेकिन इस बार हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और हम लोग कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ के नंबर गेन कर सके, इसलिए। ठीक, और जिनको एक बार में याद नहीं हो रहा होगा वो डबल वीडियो देख लेना 2x स्पीड में करके, वो बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। 9वां देखते हैं क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा। तो एक गुफा चर्चे में आया है जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित पाए गए हैं। ठीक है, तो इस गुफा का क्या नाम है, नागार्जुन गुफा। कौन सा गुफा, नागार्जुन गुफा। ये कहाँ मिला है, सिंघाध्रुवा पहाड़ी, सिरपुर क्षेत्र, जिला महासमुंद जिला। ठीक, इसकी गहराई लगभग 60 फीट है। तो इसके बारे में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अभी अभी मतलब इसकी खोज की गई, किसकी, नागार्जुन गुफा की। और ऐसा माना गया कि जो बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन, उन्होंने 6वीं शताब्दी के आसपास यहाँ आकर क्या किया था, योग साधना किया था। तो ये पहाड़ी मिला है, ये गुफा मिला है कहाँ, सिंघाध्रुवा पहाड़ी। सिंघाध्रुवा पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, अगर बोलेगा तो जिला महासमुंद में अवस्थित है। ठीक है, सिंघाध्रुवा पहाड़ी को आप लोग याद रखेंगे, नागार्जुन गुफा का। और अभी हाल फिलहाल में कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसके एज की पता की जा रही, मतलब कार्बन डेटिंग के अनुसार पता करते हैं ना कि ये कितने साल पुराना है। तो इस गुफा का भी पता किया जा रहा है कि ये कितने साल पुराना है। कौन सा गुफा, नागार्जुन गुफा। कौन आए थे यहाँ, तो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे। अब देखो, भूकंप प्रभावित जिला। अब भूकंप भी आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ, तो कोरबा और कोरिया में। कोरिया टॉप में, ठीक है, कोरबा थोड़ा सा सेंटर, बिलासपुर से ऊपर, बिलासपुर जांजगीर चांपा से ऊपर। ठीक, अब कोरबा का जो पसान है, ठीक है, पसान तहसील, वो भूकंप का क्या रहा, केंद्र बिंदु रहा। किसका, कोरबा का पसान और कोरिया, इन दोनों जगह में कहाँ क्या आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भू आविष्टित है, तो यहाँ जैसे भूकंप आता है तो थोड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे भूकंप आ रहा है, ऐसे टाइप का। बट फिर भी आप लोग अगर भूकंप प्रभावित जिला कौन कौन सा है अगर क्वेश्चन आया तो बना लेंगे। कोरबा और कोरिया दोनों को से है, कोरबा कोरिया, को करके याद कर लेना इसको। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन, सबसे बड़ा
बायोडाइवर्सिटी वाला नगर वन हमारे दुर्ग जिले में बना है। कहाँ? तालपुरी ठगड़ा बांध के पास। ठीक है, तो ये ठगड़ा बांध अभी बहुत फेमस हो रहा है। अभी बोल सकते हैं तो देखने लायक जगह अभी के लिए हमारे दुर्ग जिले में। पेपर के बाद हम लोग भी वहाँ विजिट करने जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी चले जाना, लेकिन पेपर के बाद जाना, पेपर के पहले ऐसा कोई कार्य ना करे। ठीक है, जिससे समय वेस्ट हो। तो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी नगर वन कहाँ है अगर पूछेगा तो कहाँ? तालपुरी। और ये तालपुरी के पास कहाँ पर स्थित है? ठगड़ा बांध। इस ठगड़ा बांध का नाम अभी किसी के नाम पर रखने वाले इनको याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, कौन से जिले में? तो दुर्ग जिला में। म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह सब तैयार हो रहा है यहाँ, देखने लायक जगह है भाई। पेपर के बाद जाना, पेपर के बाद जाना, अभी नहीं, अभी नहीं। अब देखो मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, ये अभी नहीं तो कभी तो जरूर पूछेगा। ठीक है, अभी नहीं तो कभी ना कभी जरूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में विजिट हुआ, दौरा हुआ। वो भी कितना था? 2 दिवसीय दौरा था। तो हम लोग को डेट सहित याद रखना पड़ेगा कि कौन से डेट में आई थी, कहाँ कहाँ गई थी, हमको पूरा चीज़ याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस एग्जाम में ना सही, लेकिन अगले वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है प्री में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो अभी से याद कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। तो हमारे राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, 2 दिवसीय दौरे पे थे वो। तो पहले दिन वो कब आई? 31 अगस्त 2023 को। ठीक है, अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट। 31 अगस्त और 1 सितंबर दोनों डेट को आप लोग याद रखेंगे, 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023। तो 31 अगस्त को आई, तो कहाँ कहाँ गई अब ये भी तो याद रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आ गई तो चुपचाप बस बैठ गए, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह विजिट करने जाएगी ना भाई, वो भी तो देखेगी कि हमारी छत्तीसगढ़ का मनोरम दृश्य क्या क्या है, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। ठीक, तो कहाँ गई वो? सबसे पहले वो गई श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ है? रायपुर में है, गायत्री नगर रायपुर। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ चली गई वो? श्री जगन्नाथ मंदिर रायपुर में, 31 अगस्त को श्री जगन्नाथ मंदिर रायपुर। फिर वहां से वो गए कहाँ? ब्रह्म कुमारी संस्था के सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के शुभारंभ समारोह पर। ब्रह्म कुमारी संस्था आप सभी को पता होगा, तो उनका क्या हुआ? सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का शुभारंभ समारोह था, उसमें हमारी राष्ट्रपति शामिल हुई। उसके बाद वे गई महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। ठीक है, घासीदास संग्रहालय जिन्होंने विजिट नहीं किया होगा वो बिल्कुल जाए, घड़ी चौक रायपुर में स्थित है। ठीक है, गढ़कलेवा तो म्यूजियम का भी लुत्फ उठाए और गढ़कलेवा का भी, लेकिन पेपर के बाद, पेपर के पहले कोई नहीं जाना। मैडम तो बता रही है इतना इतना अच्छा जगह है तो चले जाते हैं, ऐसे करके चले नहीं जाना, पेपर पहले उसके बाद घूमना। हाँ, तो पता है इसीलिए बता रही। ठीक, तो 23 अगस्त को घूम लिए। ठीक, थोड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक, तो 31 अगस्त 2023 को जगन्नाथ मंदिर, फिर कहाँ? ब्रह्म कुमारी संस्था के सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के शुभारंभ अवसर पर। उसके बाद कहाँ? महंत घासीदास संग्रहालय। एक दिन बीत गया, अब दूसरे दिन कौन सा? 1 सितंबर 2023 महामाया मंदिर रतनपुर। महामाया मंदिर रतनपुर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन से कलचुरी शासक के द्वारा बनवाया गया था महामाया मंदिर रतनपुर। खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, फिर भी आप कमेंट करके बताइए। तो महामाया मंदिर रतनपुर में गई, महामाया माता का दर्शन की, आरती की, और ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के महामाया मंदिर के दर्शन किए। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक, उसके बाद कहाँ गई वो? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, GGU जिसको बोलते हैं, एक छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में, जो कॉन्वोकेशन होता है ना, जिसमें सबको डिग्री दिया जाता है, उपाधि दिया जाता है, तो उसके, तो कौन से दीक्षांत समारोह, ऐसा भी पूछ सकता है, GGU के कौन से दीक्षांत समारोह? तो 10वें दीक्षांत समारोह में वे क्या हुई? उस समारोह में उपस्थित रही। उसके बाद राजभवन रायपुर में प्रदेश के विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के साथ उन्होंने क्या किया? वार्ता किया, मतलब बातचीत की। तो ये दोनों दिन का उनका शेड्यूल हमको याद रखना है। पहला 31 अगस्त 2023 को आई छत्तीसगढ़, पहले कहाँ गए? श्री जगन्नाथ मंदिर रायपुर में। उसके बाद कहाँ? ब्रह्म कुमारी संस्थान के परिवर्तन वर्ष के शुभारंभ अवसर पर। फिर उसके बाद महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना, जब वो महंत घासीदास संग्रहालय गई थी तो उनको वहाँ मंजूश्री की प्रतिमा दिखाई गई थी। किसकी प्रतिमा? मंजूश्री की प्रतिमा। ये एक
एक दुर्लभ प्रकार का प्रतिमा है जो ऐसा तो नॉर्मल नहीं दिखाया जाता, इसको लॉकर में रखा जाता है। राष्ट्रपति जी आई थी, अब देश की पहली नागरिक है, अब उनको दिखाना तो बनता है भाई, तो उनके लिए ये निकाला गया था मंजूश्री की प्रतिमा। किसको दिखाया गया? महामहिम राष्ट्रपति जी को। उसके बाद दूसरे दिन वो कहाँ गई? 1 सितंबर 2023 को माया मंदिर रतनपुर दर्शन के आरती के, उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित। उसके बाद राजभवन रायपुर में किसके साथ वार्ता? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के क्षेत्रीय पर्व पर सार्वजनिक अवकाश। अवकाश से उनके बहुत खुशी होता है ना, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तो लो छुट्टी। तो कितना दिन का, कौन से 7 पर्वों में, 7 पर्वों में छुट्टी का घोषणा किया गया है प्रदेश के क्षेत्रीय पर्व में। तो वो 7 पर्व कौन कौन से, हमको वो नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन में कूट में भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा है, किसके लिए छुट्टी घोषित की गई है, किसके लिए नहीं, तो हमको नाम याद रहेगा तो हम आसानी से बना लेंगे। ये 7 तो याद रह जाएगा, लेकिन ये 7 के नाम याद रखना भी जरूरी है ना। तो कौन कौन सा? तो हरेली तो सबको याद होगा, हरेली में छुट्टी मिला है। हरितालिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीजा, तीजा में भी छुट्टी। हरेली हरितालिका 2 हुआ। कर्मा जयंती में भी छुट्टी, ये पहले वाला है। विश्व आदिवासी दिवस जो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसके लिए भी छुट्टी। छेरछेरा पर्व के लिए भी छुट्टी जो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। छठ पूजा के लिए भी छुट्टी। और कौन सा पूजा? गोवर्धन पूजा, जो लक्ष्मी पूजा के जस्ट दूसरे दिन रहता है, गोवर्धन पूजा। इस दिन हम लोग क्या मनाएंगे? अब गौठान दिवस मनाएंगे। गौठान दिवस, गोवर्धन पूजा के दिन कौन सा दिवस मनाएंगे? गौठान दिवस। तो इस दिन के लिए भी छुट्टी की घोषणा की गई है। तो 7 पर्व याद हो गए, हरेली, हरितालिका, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छेरछेरा, और कौन सा? छठ पूजा और गोवर्धन पूजा। तो ये 7 का नाम आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, कूट में प्रश्न आएगा, नहीं बनेगा तो बाद में अफसोस होगा कि वहीं पर याद कर लेना था। तो अभी याद कर लो मेरे साथ साथ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, हरेली हरितालिका, ठीक है, हरेली हरितालिका याद होगा। फिर याद रखना कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस, ये जयंती और दिवस वाला एक साथ याद रखना। फिर याद रखना छेरछेरा और छठ, छठ वाला याद रहेगा एक साथ। हरेली हरितालिका हा वाला, 2 ठो छठ वाला, छेरछेरा और छठ पूजा, ठीक है। गोवर्धन पूजा को सिंगल याद रख लेना और 2 ठो जयंती और दिवस वाला याद रख लेना, कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब ये IMP स्टार मार्क कर लीजिए इसको। छत्तीसगढ़ में 13 नवीन अनुविभाग और 18 नवीन तहसीलों का गठन किया गया और 20 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई। अब टोटल कितने अनुविभाग हो गए और टोटल कितने तहसील हो गए, ये हमको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो कुल अनुविभाग कितने हैं? 122 है, कुल अनुविभाग 122 और टोटल तहसील अभी 250। हालांकि बहुत सारे का घोषणा हुआ है, लेकिन अभी अस्तित्व में टोटल कितना, मतलब जिनमें कार्य शुभारंभ हो चुका है, तो वो कितना? 250। 122 क्या है? तो अनुविभाग है। और 250 क्या है? तो कुल तहसील है। 13 अनुविभाग, अभी नवीन वाला 13 और 18 है, लेकिन टोटल हमको याद रखना ज्यादा जरूरी है। कुल अनुविभाग कितना? 122। कुल तहसील कितना? 250। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन, कौन सा नवीन पुलिस रेंज बनाया गया है? राजनांदगांव। तो पहले कितने पुलिस रेंज थे हमारे छत्तीसगढ़ में? तो पहले 5 थे। कैसे 5? जो 5 संभाग है उसी को याद रखते हैं, ठीक है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा रेंज। और नया रेंज क्या बनाया गया है? राजनांदगांव। ये दुर्ग जिला से अलग करके राजनांदगांव को नया पुलिस रेंज बनाया गया है। पहले 5 पुलिस रेंज थे, अब टोटल कितने हो गए? अब 6 पुलिस रेंज हो गए। तो इस राजनांदगांव पुलिस रेंज में कौन कौन सा जिला आएगा? एक खुद राजनांदगांव तो आएगा। राजनांदगांव के ऊपर खैरागढ़, गंडई, छुई खदान, नीचे कौन सा? मानपुर महला, और जस्ट उस लाइन में कौन सा आता है? कबीरधाम आता है, ठीक। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का रफ मैप बनाए तो यहाँ पास कौन सा? कबीरधाम, फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उसके बाद राजनांदगांव, फिर नीचे मानपुर मोहल्ला। तो ये जो चारों जिले हैं वो राजनांदगांव पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे। और जो पुलिस रेंज होता है उसका चीफ मतलब मुखिया कौन होता है? तो IGP होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसा आईजीपी। तो किसको बनाया गया? तो पहले आईजीपी कौन बने? राहुल भगत। क्योंकि नया रेंज है इसलिए इसके आईजीपी का नाम हमको याद रखना पड़ेगा। राहुल भगत जी को क्या बनाया गया? इस नया पुलिस रेंज का आईजीपी बनाया गया। नेक्स्ट क्या है? विश्व आदिवासी दिवस। अभी अभी मैंने बताया था कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार विशेष रूप से कमजोर या पिछड़ी जनजाति जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है? तो केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2, टोटल करके 7। अलग अलग करें, केंद्र के लिए तो 5 और राज्य द्वारा 2। तो राज्य वाला कौन कौन सा है? भुंजिया और पंडुप। ये 5 में कौन कौन से आ जाएंगे? अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। तो 5 हो गए। तो जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति कौन सा? कमार। ये 5 में मैंने बताया कमार का नाम। कमार को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, कौन सी ऐसी विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसको पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा कमार आएगा। और ऐसा पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ खुद कौन सा राज्य है? दूसरा। किसमें दूसरा? पूरे देश में दूसरा। तो दूसरा जब छत्तीसगढ़ है तो पहला कौन होगा? ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो पहला है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य पहला है जिन्होंने ऐसा पिछड़ी जनजाति को क्या दिया? पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ दूसरा, कमार को दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में किसको दिया गया था? बैगा जनजाति को दिया गया था। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति, हमारे छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन भूमि पट्टा देने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वन भूमि पट्टा देने में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा स्थान है? हम लोग है पहले नंबर पर। वन भूमि पट्टा देने में पहले नंबर पर। और ये पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें सेकंड है। और इसमें हम लोग क्या है? फर्स्ट है। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान। मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान तो 6वां, लेकिन मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछेगा तो उसमें आ जाएगा 5वां। हम लोग का छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग मछली उत्पादन में कौन से नंबर पे हैं? 6वें नंबर पे। और मछली बीज उत्पादन में 5वें नंबर के। 5 6 याद रखना, बीज पहले तो बीज 5, फिर मछली बन जाएगा उससे, तो फिर 6। मछली में 6, मछली बीज में 5। नेक्स्ट देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। अभी ये चर्चे में आया था अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें जो स्टेशन है उसको एकदम हाई फाई बनाया जाएगा, है ना, एकदम सर्व सुविधा युक्त, जैसे कि एयरपोर्ट होते हैं ना, वैसे अब हमारे स्टेशन भी दिखेगा। तो उसके लिए कौन सा योजना लाया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी योजना है और इसमें इसके प्रथम चरण में टोटल 507 स्टेशनों का चयन किया गया है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़े, तो हमको याद रखना कि छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का चयन किया गया। तो प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों का चयन किया गया है। कितने स्टेशन? 7 स्टेशन। तो स्टेशन के नाम हमको याद होना चाहिए, तो बिल्कुल याद करना जरूरी है। और एक बात याद रखना, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ 6 अगस्त 2023 को हुआ। अब ये 7 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक सीक्वेंस से याद करते हैं ताकि हमको याद हो जाए। दुर्ग में ट्रेन बैठना, आप दुर्ग से पहुंचना पावर हाउस, पावर हाउस से रायपुर, रायपुर से आगे बढ़ेंगे तिल्दा नेवरा, तिल्दा नेवरा के आगे बिलासपुर, बिलासपुर से आगे अकलतरा। ठीक है, एक बस थोड़ा अलग रूट में है, कौन सा? महासमुंद। तो ये 7 स्टेशन का नाम हमको याद होना चाहिए। ये तो हो गई प्रथम चरण की बात कि 7 स्टेशनों का चयन किया गया है। लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1309 से अधिक स्टेशनों का चयन किया गया है टोटल, लेकिन उसको चरण चरण में बांट के उसका क्या करेंगे? डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो प्रथम चरण में तो 7 आ गए, लेकिन टोटल कितना? तो टोटल 32 स्टेशनों का क्या किया गया है? चयन किया गया है। ये टोटल की बात है। अभी तो फिलहाल हमको 7 याद रखना ज़्यादा जरूरी है। दुर्ग, पावर हाउस, रायपुर, तिल्दा नेवरा, बिलासपुर, अकलतरा और महासमुंद, ये 7 का नाम आपको याद होना चाहिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित स्टेशन। 20वां है
छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी कितना है? तो 16.37% है। इसको याद रखना है क्या? हाँ, याद रखना है, तभी तो यहाँ पर दिखाया है छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है? तो गरीबी सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा गरीबी सूचकांक? तो छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी कितना है? तो 16.37% है। कितना आबादी? 16.37% आबादी। बहुत सारे करंट अफेयर मैंने पहले भी करा चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक पुराना करंट अफेयर वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। करंट अफेयर वाला वीडियो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, कहाँ कहाँ पर है वो वीडियो। आप लोग वो वाला वीडियो भी एक बार जरूर देखिए, पुराना वाला है। इसमें हो सकता है जनवरी से लेकर अभी तक कहीं कभी करंट अफेयर पूछा जाए, तो पहले का मैंने करवा दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। यहाँ पे नया नया है, कुछ पुराने भी होंगे, कुछ आप पुराने वीडियो से देख लीजिए। नेक्स्ट है क्या? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को प्रथम स्थान। जो छत्तीसगढ़ का स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, मतलब जो पावर जनरेट करती है, वो कंपनी को पहला स्थान मिला है। पूरे देश में पावर जनरेशन के श्रेणी में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को प्रथम स्थान मिला है, और जो दूसरा है उड़ीसा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को दूसरा स्थान मिला है। उड़ीसा वाले को कौन सा स्थान? सेकेंड, और हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को पहला स्थान। अब याद रखना है क्या? छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार 2022। तो ये 2022 वाला 26 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 जो है वो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ के सीताराम यादव 14 वर्षीय बालक है, ग्राम चूका, जिला बेमेतरा, तहसील थान खमरिया। ये सीताराम यादव जो बच्चे थे 14 वर्षीय, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव में बहती हुई एक बालिका को बचाया था। इसीलिए इनको क्या दिया गया? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया। कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो बेमेतरा जिले के। नाम क्या है इनका? सीताराम यादव। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, ठीक है। ये क्या था? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 था। ये क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। ये दिया गया है आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। आदित्य प्रताप सिंह चौहान नवाचार के क्षेत्र में इनको असाधारण उपलब्धि के कारण दिया गया है। इन्होंने किसका निर्माण किया? माइक्रोपा। ये क्या काम करेगा? बहुत ही आसान तरीके से कम खर्च में पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक रहेगा उसके सूक्ष्म कणों को हटाने का काम करेगा ये माइक्रोपा। इसीलिए इनको नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 आदित्य प्रताप सिंह चौहान। तो यहाँ तक याद हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना बहुत ही उम्दा योजना है हमारी राज्य सरकार की। इसमें क्या होता है? घर बैठे हमारे भी जो जरूरी कागजात है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ETC, ठीक है, तो वो क्या हमको घर बैठे मिल जाता है। ठीक है, मितान को फ़ोन बस करना पड़ता है, और ये फ़ोन नंबर आप जरूर याद रख लीजिए 14545। ये टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो इस पर कॉल कीजिए। मात्र 50 रुपये चार्जेस लेते हैं वो लोग, और तुरंत बन जाता है। आपको एकदम लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगा, कहीं जाके बार बार ठोकर खाने का जरूरत नहीं रहेगा, घर बैठे सभी चीज़ मिल जाएगा। इसीलिए इसको डिजिटल नवाचार क्षेत्र के में पुरस्कृत किया गया है। और ये मुख्यमंत्री मितान योजना अभी कहाँ पे लागू है? कहाँ? तो नगरीय क्षेत्रों में लागू है। शुरू में इसको 14 नगर निगमों में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको 44 जो नगर पालिका है वहाँ भी स्टार्ट कर दिया गया। मतलब अभी टोटल क्या 58 नगरीय निकायों में इसका संचालन हो रहा है। किसका? तो मुख्यमंत्री मितान योजना का। क्योंकि इसका लाभ मैं ले चुकी हूँ, इसीलिए आपको बार बार बोलूँ कि बहुत ही अच्छा योजना है। घर बैठे हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनका आधार कार्ड भी इससे बन जाता है। 25वां क्या है? एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी।
तो एशियन गेम्स जो अभी आयोजित हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन है? तो पूनम चतुर्वेदी जी। ठीक है, पूनम चतुर्वेदी जी। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल। इनका अगर इमेज देखे होंगे फोटो, इनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी है, इसीलिए वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। कौन? पूनम चतुर्वेदी। और इन्होंने एशियन गेम्स में क्या पार्टिसिपेट किया था, और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी थी जिन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया? एशियन गेम्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और एक बार में अगर याद नहीं होता तो डबल वीडियो देखिए 2x स्पीड में, पक्का याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल है। यहाँ से नंबर आपके नहीं जाने चाहिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।